8 बजने में ज्यादा देर न थी। मैं खिरामा चलता बंगले के गेट पर पहुंच गया। चौकीदार अरुण की नजरों ने बताया कि राजीव ने मेरी सताइश में मुबालगे से काम नहीं लिया। मुझे गेट के करीब बिछी कुर्सी पर बैठे कुछ ही देर हुई थी कि टैक्सी ड्राइवर हरिचंद्र ने गेट के सामने पहुंचकर ब्रेक लगाया और हम ओपी वैश की कोठी की तरफ चल दिए। अब हम दोनों के दरमियान अच्छी खासी बेतकल्लुफी हो चुकी थी। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया कि वो एक भरे पूरे कुंबे का सरबराह है। मुल्क की अबतर माशी सूरत हाल के ऐन मुताबिक वो भी काफी मुश्किल से घर चला रहा था। अलबत्ता आज उसे मेरी वजह से काफी माली सहारा मिला था। उसने मुझे पहाड़गंज में वाक़ अपनी रिहाइश गाह के मुताल्लिक भी तफसील से बताया ताकि आइंदा कभी तवील फासले या वक्त के लिए टैक्सी दरकार हो तो मैं उससे राब्ता कर लूं। जाहिर बात है मैं उसे क्या बताता कि मेरा बेकार रहना चंद दिन की ही बात है। बहरहाल ओपी वैश के बंगले पर पहुंचे तो दावती कार्ड के जरिए मौजूद मेहमान होने की तस्दीक के बाद मुझे पिंडाल और हरिचंद्र को टैक्सी समेत अकबी अहाते की तरफ भेज दिया गया। मैं पिंडाल में पहुंचा तो वहां अभी चंद ही मेहमान पहुंचे थे। ताहम एक खुशपोश और खुश मिजाज नौजवान निहायत गर्मजोशी से हर नए मेहमान का इस्तकबाल कर रहा था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो ओपी वैश का बेटा अशोक वैश है जो इस रिवायती तकरीब में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर लंदन से दिल्ली आया है। उसने वजाहत की उसका बाप अपनी नजरों के सामने मेहमानों के लिए तरह तरह के खाने तैयार करवा रहा है और अभी कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाला है। मैं अशोक से रुखसत होकर एक तरफ जा बैठा। सीनियर वैश की आमद से पहले मैं किसी मेहमान से जान पहचान बढ़ाने का रवादार न था। तभी मुझे एक तरफ 9 शराबों के 3-4 सजे सजाए बार दिखाई दिए। ताहम मैंने उन्हें फिलहाल नजरअंदाज कर दिया। रफ्ता रफ्ता मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। जाहिर है उनमें से मासिवाय एक आध के मेरे लिए सब के सब अजनबी थे। इस दौरान में ओपी वैश भी पिंडाल में आ चुका था और नए मेहमानों के स्वागत के साथ साथ पहले से मौजूद मेहमानों से भी मिल रहा था। पहले मैंने सोचा कि उसके खुद मेरे पास पहुंचकर मुखातिब होने का इंतजार करूं, लेकिन जब मुझे मेहमानों की आमद का सिलसिला तेज होता नजर आया तो मैंने मुनासिब समझा कि खुद जाकर बूढ़े टेलर मास्टर से मिल लूं। मेरे मकसद के लिए ये जरूरी था कि वो तवज्जो से मुझसे मिल ले। सरसरी सलाम दुआ में हो सकता है वो मुझे सिरे से पहचान ही न पाता। वो अपने घर में मुझसे निहायत गर्मजोशी और तपाक से पेश आया था, लेकिन ये भी हकीकत है कि हमारी एक ही मुलाकात हुई थी। कुछ देर के बाद मैं अपनी जगह से उठा और टहलने के अंदाज में वैश जी की तरफ बढ़ा। वो उस वक्त पिंडाल के दरवाजे पर खड़ा था। उसे मेहमानों की एक टोली का इस्तकबाल करते देखकर मैं ठहर गया। चंद लम्हों के बाद वैश फारिग हुआ तो मैं सीधा उसके पास जा पहुंचा और हाथ जोड़कर गर्मजोशी से नमस्कार करते हुए कहा, राम राम वैश जी, आप ठीक तो हैं? उसने चौंक कर मुझे देखा। चंद लम्हे के लिए उसके चेहरे पर अजनबियत और उलझन के तासुरात उभरे। फिर उसने मुझे पहचान लिया, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि उसने दरअसल अपने तैयार करदा नफीस सूट की वजह से मुझे शनाख्त किया। बहरहाल मुझे देखकर उसके चेहरे पर दोस्ताना मुस्कुराहट उभरी और उसने गर्मजोशी से मेरा खैर मकदम किया। मेरे लिए मजीद खुशी की बात यह रही कि उसने मुझे रोहित के नाम से मुखातिब किया था और लक्ष्मण की मौत पर इजहार अफसोस करते हुए रागिनी देवी से हमदर्दी का इजहार किया था। इसका साफ मतलब ये था कि उसे मेरे हवाले से सब याद आ गया था। उसने गुफ्तगू के दौरान मेरे कोट के कॉलर को उंगलियों में लेकर सहलाते हुए कहा, भगवान की कृपा है मेरे अंदाजे से ज्यादा अच्छी फिटिंग आई है तुम्हारे सूट की, बहुत सज रहा है तुम पे। मैंने सताइश भरे लहजे में कहा, ये आपका कमाल है वैश जी, जो भी देखता है वाह वाह किए बगैर नहीं रहता। आप बिलाशुबा अपने फन के उस्ताद हैं। पूरा हिंदुस्तान बिला वजह आपका दीवाना नहीं। वैश जी ने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने गुज़श्ता मुलाकात की यगानगत आगे बढ़ाने के लिए पूछा, गायत्री देवी की तबीयत अब कैसी है वैश जी? आपने अर्चना की छाल और काफूर वाला नुस्खा आजमाया उन पर? कुछ फर्क पड़ा उनके दमे में? मेरी बात सुनकर वो अचानक जोश में आ गया। बोला, ओहो रोहित बाबू, मैं तो कई दिन से आपसे मिलकर धन्यवाद कहने का मौका ढूंढ रहा था। उस दवा का तो जादू जैसा असर हुआ है मेरी गायत्री पर। सांस उखड़ने की मुसीबत बहुत कम हो गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि दवा की मालिश करके सोने से नींद अच्छी आ जाती है। तुम्हें बहुत दुआएं देती है मेरी बुढ़िया। मैंने कहा, उन तक मेरा प्रणाम पहुंचा देना वैश जी, और ये नुस्खा उन्हें इस्तेमाल करवाते रहना। इस दौरान में वैश जी ने गुफ्तगू अधूरी छोड़कर कई मेहमानों का खैर मकदम किया था। ताहम ये वाज़ेह था कि उसे मुझसे गुफ्तगू करने में मजा आ रहा है। ये सब मेरी मंशा और ख्वाहिश के ऐन मुताबिक था, क्योंकि मैं उस बारसूख शख्स की नजर करम से काफी फायदा उठा सकता था। मैंने वहीं खड़े रहकर उससे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा। तभी मुझे एक नफीस सूट में मलबूस एसपी इंजीनियर अपनी तरफ बढ़ता नजर आया।
ग्रे शार्क स्किन सूट ने उसकी वजाहत को 4 चांद लगा दिए थे। मुझे वैश जी के साथ बेतकल्लुफी से गुफ्तगू करते देखकर वो कुछ ठिठका। इस असना में वैश उसे देखकर पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे हो चुका था। वैश जी के प्रणाम के जवाब में उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। उसने जैसे ही वैश जी का हाथ छोड़ा, मैंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। एसपी इंजीनियर के मुसाफे में बेदिली मेरे लिए गैर मुतवक्के नहीं थी। ताहम मैंने उसका पंजा गर्मजोशी से दबाते हुए कहा, आपने आने में काफी देर कर दी एसपी डियर। कुछ पहले आ जाते तो जरा खुलकर बात करने का मौका मिल जाता। मेरी गुफ्तगू और बेतकल्लुफाना लहजे ने हम दोनों को गालिबन आपस में मुतारिफ करवाने के लिए पर तोलते टेलर मास्टर को हैरान कर दिया। उसने मुझसे कहा, वाह जनाब, यूं लगता है आप दोनों तो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। मैंने कहा, आप ठीक समझे वैश जी। स्वर्गवासी लक्ष्मण और रागिनी से इनकी करीबी जान पहचान के नाते इनसे गपशप हुआ करती थी जो दोस्ती में बदल गई। ये अजीम शख्सियत हैं, लेकिन मेरी खुशकिस्मती के हमें अपने बेतकल्लुफ दोस्तों में शुमार करते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि मैं एसपीजी की सवाने हयात भी लिख रहा हूँ। वैश ने ये सुनकर बहुत खुशी का इजहार किया। मैं उसे दरवाजे पर ही छोड़कर एसपी इंजीनियर के हमरा पिंडाल में आ गया। मैं एसपी के चेहरे पर तनाव के आसार देख सकता था, लिहाजा मैंने उसे तंबीह करना मुनासिब समझा। मिस्टर एसपी, ये तेवरी के बल बता रहे हैं कि तुम मेरी मायत में खुश नहीं हो और मजबूरन मुझे बर्दाश्त कर रहे हो। खुद को संभालो वरना अच्छा नहीं होगा। एसपी ने भिंचे दांतों के दरमियान से छनती आवाज में कहा, तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि इस पिंडाल में सजी मजलिस में मेरी क्या हैसियत और क्या मर्तबा है। सबको तुम्हारे बारे में तजस्सुस होगा जो मेरे हक में बेहतर होगा और ना तुम्हारे। अगर मुनासिब समझो तो ये बेतकल्लुफ दोस्त वाला तसन्नो से भरपूर नाटक यहीं रोक दो। मैंने जहन में जांच तोल के बाद उसकी बात की माकूलियत तस्लीम करते हुए कहा, ठीक है, मैं खुद भी खामखा तुम्हारे सर पर सवार रहने में दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन तुम्हें कर्ट टैंक और ऐसे किसी काम के बंदे से जरूर मुझे अपने दोस्त की हैसियत से मुतारिफ करवाना होगा, जिसकी मैं निशानदही करूंगा। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने खैर मकदम के लिए जमा होने वाले चंद लोगों की तरफ मुतवज्जे हो गया। मैं भी उसे उसके हाल पर छोड़कर पिंडाल का तफसीली जायजा लेने निकल गया। मुझे दरअसल ये जुस्तजू थी कि जर्मन इंजीनियर कर्ट टैंक अभी वहां पहुंचा भी है या नहीं। साथ ही धड़का भी लगा हुआ था कि कहीं वो आने का प्रोग्राम सिरे से मंसूख ही न कर दे। मैं अखबार में छपी एक तस्वीर की मदद से उसे पहचान लेने की तवक्को रखता था। वैसे भी काली, सांवली और गंदुमी जिल्द वाले अफराद की अक्सरियत के दरमियान यूरोपीय नस्ल गोरे का नुमाया होना यकीनी बात थी। ताहम पिंडाल बहुत बड़ा था। उसका चक्कर लगाने और वहां मौजूद 150-200 लोगों में से उसे ढूंढ लेना इतना भी आसान नहीं था। 15-20 मिनट में पूरे पिंडाल का चक्कर लगाने के बाद मुझे यकीन हो गया कि कर्ट टैंक वहां मौजूद नहीं है। ताहम मैं इतनी जल्दी मायूस होने के लिए तैयार नहीं था। हो सकता है उसे बेंगलोर में वाक़ हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के अड्डे से बराह रास्त दिल्ली पहुंचना हो और उसे रास्ते में कहीं रुकना पड़ गया हो। मुझे बताया गया था कि उसे जबरदस्त सिक्योरिटी में रखा जाता है। मैं पिंडाल का चक्कर लगाकर वैश जी की तलाश में गेट पर पहुंचा तो देखा कि वहां उसका बेटा अशोक मौजूद है। मुझे देखकर उसने प्रणाम किया और पुरजोश लहजे में कहा, मैं माफी चाहता हूँ रोहित अंकल, मैंने आपका ज्यादा भरपूर खैर मकदम नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि आप तो हमारे मोहसिन हैं। डैडी ने बताया है कि मेरी मम्मी को आपकी बताई हुई दवा से बहुत फायदा हुआ है। मैंने उसका शुक्रिया अदा करते हुए वैश जी के बारे में पूछा। उसने कहा, पिताजी तो घर के मेहमान खाने में गए हुए हैं, कुछ खास मेहमानों से मुलाकात चल रही है, आप जाना चाहें तो वहीं चले जाएं। मैंने कहा, ठीक है, जरा मेरी रहनुमाई कर दो। वैश के तवीलो अरीज बंगले का मेहमान खाना ढूंढने में मुझे कुछ ज्यादा मुश्किल पेश न आई। दरवाजा खुला हुआ था। मैं बेधड़क अंदर चला गया। सामने ही एक तरफ बिछे दबीज चरमी सोफों पर मुझे 7 अफराद बैठे नजर आए। उनके कहकहों से लगा कि उनके दरमियान कोई बहुत बेतकल्लुफाना बात चल रही है। करीब पहुंचते पहुंचते मैंने उनमें से 4 अफराद को फौरन पहचान लिया। उनमें से 2 वैश जी और एसपी इंजीनियर थे, जबकि पहचान में आने वाले बाकी 2 अफराद में से एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार और फिल्म प्रोड्यूसर राज कपूर था और दूसरा एक और मारूफ अदाकार और राज कपूर का साला प्रेमनाथ था। मैं बिल्कुल करीब पहुंचा तो राज कपूर के साथ बैठी औरत के बारे में अंदाजा लगाया कि वो उसकी बीवी ही हो सकती है। उनके साथ उनका 8-9 साल का गोरा चिट्टा गोल मटोल बेटा भी मौजूद था, जिसे वो दोनों बादशाह चिंटू के नाम से पुकारते रहे थे। मेरे पहुंचने पर सबसे पहले वैश जी की नजर मुझ पर पड़ी। उसने फौरन उठकर गर्मजोशी से कहा, आओ आओ रोहित जी, तशरीफ रखो, मैं तुम्हें राज कपूर जी से मिलवाता हूँ।
कहीं इनसे भी तो तुम्हारी दोस्ती नहीं है? मैंने उन सबको प्रणाम किया और फिर मर्दों से मुसाफा करते हुए कहा, नहीं वेश जी, मेरे प्रेम मित्र तो एसपीजी ही हैं। राज कपूर जी का तो मैं फैन हूँ। मेरे भाग अच्छे हैं कि इनसे मिलने और बात करने का मौका मिल गया। मैंने देखा कि राज कपूर सवालिया नजरों से एसपी इंजीनियर और वैश जी की तरफ देख रहा है। ये भांप कर मैंने खुद अपना तारुफ करवाना मुनासिब समझा। मैंने कहा, मेरा नाम रोहित शेखर है राज जी, मैं एक छोटा मोटा लेखक और पत्रकार हूँ। एसपी जी से दोस्ती हुई तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखने के लिए फरमाइश कर दी। आजकल उसी में लगा हुआ हूँ। राज कपूर ने अपनी सहरंगेज आंखों से मुझे गौर से देखते हुए मेरी बात तवज्जो से सुनी और फिर कहा, बहुत खूब, आप यकीनन बहुत अच्छे लेखक होंगे, लेकिन एक फिल्म मेकर की नजर से देखकर मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप एक अच्छे एक्टर भी बन सकते हैं। क्यों प्रेम भैया? उसने अपने हम जुल्फ से तायद चाही। गोलमटोल भारी भरकम प्रेमनाथ ने तायद में सर हिलाने पर इक्तिफा किया। मैंने राज कपूर की बात तो महज दिल रखने की एक कोशिश समझी, लेकिन मेरा ये अंदाजा गलत निकला। उसने कहा, मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और अहम पिक्चर बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने उसका नाम संगम रखा है, जो एक एयरफोर्स पायलट की प्रेम कहानी है। मैं इसी सिलसिले में एसपीजी से बात कर रहा था क्योंकि इस पिक्चर की फिल्म बंदी के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट और एयरबेस की जरूरत पड़ेगी। साथ ही एयरफोर्स ऑफिसर के रोल के लिए एक्टर्स की भी जरूरत पड़ेगी। अगर तुम राजी हो तो मैं तुम्हें पिक्चर के हीरो सुंदर यानी अपने सीनियर ऑफिसर के किरदार में साइन कर लेता हूँ। जाहिर है मैं ये पेशकश कैसे कबूल कर सकता था। मैंने आजिजी से कहा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ राज जी, लेकिन ये फील्ड मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं। मुझे पेन चलाने के अलावा कुछ आता नहीं और मैं इसी में खुश हूँ। राज कपूर ने शायद कभी किसी को ऐसी शानदार पेशकश मुस्तरद करते न देखा था, लिहाजा उसने हैरानी से कहा, कमाल है साहब, ऐसे मौके के लिए तो लोग स्टूडियो के चक्कर लगा लगा कर जूतियां घिसा देते हैं। अगर आरके फिल्म से कैरियर शुरू करके 2-4 पिक्चरें कर लें तो चंद माह में लखपति बन जाएंगे। अच्छा ऐसा करें, मेरी पिक्चर में भी काम करें और मेरे दिए हुए आइडियाज पर फिल्म स्क्रिप्ट भी लिखें। अब तो ठीक है। मैंने कदरे दिलचस्पी से कहा, हाँ ये तो मैं अच्छी तरह कर लूंगा। राज कपूर ने फातिहाना लहजे में कहा, तो ठीक है, आप महीने 2 महीने में बम्बई का चक्कर लगा लें। कोई भी रिक्शा टैक्सी वाला तुम्हें सीधे आरके फिल्म स्टूडियोज पहुंचा देगा या चेंबूर पहुंचकर हमारे खानदानी बंगले का पूछ लेना। मैंने इस बात में सर हिलाया तो वो मुतमिन होकर दोबारा एसपी इंजीनियर की तरफ मुतवज्जे हो गया। बोला, तो फिर एसपी जी आपकी तरफ से ओके है ना? एसपी इंजीनियर ने इस बात में सर हिलाया और फिर एक नजर मुझे देखकर उसे कहा, लेकिन शर्त यह है कि ये फिल्म मेरे रिटायर होने से पहले यानी 3 साल के अंदर शूट करनी पड़ेगी, वरना मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी और अगले एयर चीफ से तुम्हें खुद इजाजत लेनी पड़ेगी। राज कपूर ने पुरजोश लहजे में कहा, आप फिक्र न करें, पिक्चर का स्क्रिप्ट लगभग तैयार है, म्यूजिक पर भी काम चल रहा है, बस फाइनल कास्टिंग बाकी है। हम 1 साल के अंदर पिक्चराइजेशन शुरू कर देंगे। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ और फिर राजदाराना लहजे में बोला, एसपी जी मुझे मालूम हुआ है कि हमारी सरकार रूस से बहुत ही धांसू किस्म का फाइटर प्लेन खरीदने का एग्रीमेंट साइन करने वाली है या कर चुकी है। एसपी ने एक बार फिर चोर आंखों से मुझे देखा और फिर धीमे लहजे में कहा, हाँ मेरा अंदाजा है कि ये साल खत्म होने से पहले 2-3 MiG-21 सुपरसोनिक फाइटर्स हमारे पास आ जाएंगे। राज कपूर ने अपने लहजे का हैजान छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, तो फिर मेरी दरखास्त है कि संगम में हमें MiG-21 इस्तेमाल करने की इजाजत दे दें। एसपी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं वादा नहीं कर सकता राज, बेहतर यह है कि फिलहाल तुम अपनी ओरिजिनल चॉइस यानी कैमरा एयरक्राफ्ट को ही अपने प्रोग्राम में शामिल समझो। यकीन करो तुम्हारी ये फरमाइश मैंने सिर्फ इसलिए मानी है कि इस पिक्चर में मुझे अपनी जिंदगी की झलकियां दिखाई दे रही हैं। राज कपूर ने कदरे मायूसी से कहा, ठीक है, मगर आप कोशिश जरूर करना। एसपी इंजीनियर ने सर हिलाकर इकरार किया। इस असना में वैश जी के लिए कई बार बुलावा आ चुका था। बिलाखिर वो सब उठ खड़े हुए और पिंडाल में चले गए। राज कपूर की टोली को तो फौरन ही लोगों ने घेर लिया, जबकि एसपी इंजीनियर हुलिये और तौर तरीकों से आला तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद के एक टोले में जा घुसा। मैंने उसे फिलहाल उसके हाल पर छोड़ा और एक बार फिर पिंडाल का चक्कर लगाने निकल पड़ा। इस मर्तबा मुझे ज्यादा खार नहीं होना पड़ा। शराब के एक बार से लगभग मुंसलिक 4 नशिस्तों वाली एक मेज पर मुझे एक पुख्ता उम्र गोरा एक जाम से चुस्कियां लेता नजर आया। हैरतंगेज तौर पर वो उस मेज पर तन्हा ही था। मैंने सोचा कि मौका मुनासिब जानकर सीधा उसके पास जा पहुंचूं, लेकिन फिर ये सोच कर ठहर गया कि कच्चा हाथ डालने से मामला बिगड़ भी सकता है। वैसे भी कर्ट टैंक की यहाँ तन्हा मौजूदगी का सबब समझना मेरे लिए मुश्किल नहीं था।
वो बेचारा तो ऐसा मेहमान था जिसे मेजबान ने दावत ही नहीं दी थी। मैं वहां से सीधा वैश्य जी के पास पहुंचा जो अपने कुछ मेहमानों को मुनासिब नशिस्तों की तरफ भेज रहा था। उसने मुझे सवालिया नजरों से देखा। मैंने झुककर उसके कान में कहा, वैश्य जी, मुझे अभी इस तरफ एक बहुत ही अहम मेहमान तन्हा बैठा नजर आया है। यूं लग रहा है जैसे किसी ने उसको पहचाना है और ना ही उसका इस्तकबाल किया है। क्या वो आपकी दावत पर यहाँ नहीं आया? मेरी बात सुनकर बूढ़ा टेलर मास्टर बुरी तरह चौंका। उसने लगभग हरासा लहजे में पूछा, कौन है वो रोहित जी, और मेरी नजरों में वो क्यों नहीं आया? मैंने संजीदा लहजे में कहा, वैश्य जी, आपको मालूम है ना, हमारे प्यारे देश ने खुद अपना सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट मारूत तैयार कर लिया है, जिसकी आजमाइशी परवाज 1-2 महीने के अंदर होने वाली है। वो मेरी बात सुनकर एक बार फिर चौंका और हैजान भरे लहजे में बोला, हाँ, क्यों नहीं पता, इसका तो हम सबको इंतजार है। मैंने कहा, तो फिर उस तैयारे का जर्मन खालिक कर्ट टैंक उस मेज पर अपने मेजबान का इंतजार कर रहा है। आपने उसे दावतनामा भेजकर बुलवाया होगा, लेकिन अपनी मसरूफियत की वजह से याद नहीं रहा होगा। मैंने हैरत और हैजान की मिलीजुली कैफियत से उसकी आंखें फैलती देखी। फिर उसने कहा, वो तो वाकई बहुत बड़ी शख्सियत और हमारे मुल्क का मोहसिन है। मैंने तो नहीं, मेरे स्टाफ में से किसी ने दावतनामा भेजा होगा। वो आ गए तो ये उनका बड़ापन है। मुझे बताओ वो किस तरफ बैठे हैं, मैं उनका स्वागत करके माजरत कर लेता हूँ। मैंने कहा, मैं खुद भी आपके साथ चलता हूँ, लेकिन मेरा मशवरा है कि एसपी इंजीनियर साहब को भी साथ ले चलें। उन दोनों का तो आपस में गहरा ताल्लुक है। वैश्य जी ने जल्दी से कहा, ये तो तुमने बहुत अच्छा मशवरा दिया है रोहित जी। चलो एसपी जी को साथ लेकर अपने जर्मन मेहमान के पास चलते हैं। ये तो इस बेचारे के साथ बहुत जुल्म हुआ है। हम दोनों एसपी इंजीनियर को ढूंढने निकले और बिलाखिर उसे अपने परिस्तारों के एक हुजूम में चहकते हुए ढूंढ निकाला। वैश्य जी ने उसे एक तरफ बुलाया और हैजान भरे लहजे में पूरा मामला समझाया। एसपी इंजीनियर ने दुखी सी नजरों से मेरी तरफ देखा। जाहिर है वो जानता था कि ये सब मेरे तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक है। मेरे लबों पर मौजूद मुस्कुराहट ने उसका दिल अंदर तक जला दिया होगा। उसने भी झूठ मूठ की कहानी और अफसोस का इजहार किया और हमारे साथ चल पड़ा। जब हम कर्ट टैंक की मेज पर पहुंचे तो वो सूजे सूजे चेहरे और मगमूम आंखों के साथ अपने सामने मौजूद निस्फ जाम पर नजरें जमाए बैठा नजर आया। एसपी ने उसके करीब पहुंचकर नारा लगाया, गुटन आबेंड कर्ट, यानी शाम बखैर कर्ट। कर्ट इस अचानक मुदाखलत पर बुरी तरह चौंका और फिर एसपी इंजीनियर पर नजर पड़ते ही उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने जवाब में अंग्रेजी का सहारा लिया, बोला, मैं बहुत उदास था एसपी डियर, बिल्कुल किसी तन्हा कबूतर की तरह, लेकिन अब नहीं, तुम आ गए, समझो बहार आ गई। एसपी इंजीनियर ने गर्मजोशी से उसे गले लगाते हुए कहा, तुम इंजीनियर क्यों बन गए मेरे यार, तुम तो पैदाइशी शायर हो। जवाब में कर्ट ने वही शायराना अंदाज इख्तियार किया। बोला, मैं इंजीनियरिंग की जिस किस्म से वाबस्ता हूँ वो भी तो शायरी का एक तरीका है मेरे दोस्त। हवाओं में उड़ना, बादलों की सैर करना, चांद सितारों का करीब से नजारा करना, एक पहर में किसी सहरा से मरगजार में जाना, यूं समझो कि शायर के ख्वाब को हकीकत का रूप देता हूँ। उसकी बात सुनकर एसपी ने कैका लगाकर कहा, तुमसे बातों में जीतना आसान नहीं है डियर कर्ट, इनसे मिलो, ये तुम्हारे मेजबान और मुल्क के सबसे बड़े टेलर मास्टर ओपी वैश्य हैं। कर्ट ने ये सुनकर वैश्य जी से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और कहा, मैं तुम्हारी शॉप से कई बार सूट सिलवा चुका हूँ, लेकिन इत्तेफाक की बात है कभी बिलमुशाफा मुलाकात का मौका नहीं मिल सका। तुम भी बिलाशुबा अपने सिलाई के हुनर में शायरी का मुजाहिरा करते हो। मुझे दावत देने का शुक्रिया। हकीकत यह है कि मैं तुम जैसे अजीम माहिर फन से मिलने ही बैंगलोर से यहाँ आया हूँ। वैश्य ने रिवायती आजिजी और इनकिसार से उसका शुक्रिया अदा किया। इस पर एसपी इंजीनियर ने मेरी नजरों की तपिश से बेताब होकर जर्मन इंजीनियर को मुखातिब किया। बोला, और इनसे मिलो कर्ट, ये हैं मेरे दोस्त रोहित शेखर। ये भी तुम्हारी तरह ख्वाबो ख्यालों की दुनिया का बासी है, लेकिन ये तुम्हारी तरह फजाओं में नहीं उड़ता, बल्कि कागज पर कलम से फन पारे तहरीर करता है। ये सुनकर कर्ट टैंक चौंक कर मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और फिर मरूब से लहजे में बोला, यानी तुम अदीब हो मिस्टर रोहित। पता है हम जर्मनों के एक बड़े फलसफी कॉनराड आडेनायर ने अदीबों के बारे में क्या कहा है। वो कहता है हम सब एक ही आसमान तले जिंदा हैं, लेकिन हम सब का उफक एक नहीं है। यानी एक अदीब की नजर जो कुछ देख सकती है वो किसी आम इंसान को दिखाई नहीं दे सकता।
मुझे ये तस्लीम करने में कोई आर नहीं कि उस बुढ़े जर्मन ने मुलाकात के इब्तिदाई चंद मिनटों में ही मुझे बुरी तरह मुतासिर कर लिया था। मुझे लगा कि अपने फराइज के हाथों मजबूर होकर मुझे उसके साथ कोई बदसलूकी करनी पड़ी तो मेरा दिल काफी दुखी होगा। इस दौरान में हम तीनों कर्ट टैंक की मेज पर बैठ चुके थे। लगभग 2 मिनट की गुफ्तगू के बाद वैश जी ने इजाजत तलब की कि मुझे मेहमानों का खैर मकदम करने के साथ खाना लगवाने का भी एहतमाम करना है, जबकि एसपी इंजीनियर ने भी कुछ देर के बाद वापस पलटने के वादे पर रुखसती का इज़्न तलब किया। कर्ट ने इस शर्त पर उन्हें इजाजत दे दी कि उसकी रफाकत के लिए वो मुझे उसी के पास छोड़ जाएंगे। एसपी ने रवानगी से पहले मेरे तासुरात जानने के लिए बगौर मेरे चेहरे की तरफ देखा। मैंने गर्दन की हल्की सी जुम्बिश से उसे जता दिया कि मुझे कोई एतराज नहीं।